हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ सुनील कुमार और आज हम 28 फरवरी की न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं। ये एक एंटी सबमराइन शिप लॉन्च हुई है, इसको जानेंगे। शांति एक्ट सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस वाले लेके पहुंच गए हैं। ये न्यूक्लियर पावर के लिए आया था। चीताज से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं। अफगानिस्तान का इशू समझेंगे थोड़ा सा। ईरान के बारे में जानेंगे। मार्क कार्नी इंडिया में आए हुए हैं, वायु शक्ति एक्सरसाइज हुई है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जीडीपी सीरीज़ अपडेट हुई है। ओके, इसको थोड़ा समझेंगे। इसका देखो क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में, यूपीएससी 2026। जो लोग लेक्चर नहीं भी सुनना चाहते हैं एटलीस्ट इस वाले उसको देख लें। 2026 में इसका आएगा ये 2.67 मार्क्स आपके इससे बनेंगे। गलत हो गया तो जाहिर सी बात है 0.67 कटेंगे भी, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। INS अंजदीप लॉन्च किया है, ये इंडियन नेवी ने किया है। ये इंडिजीनसली इसको डिज़ाइन भी किया गया है, बनाया भी गया है, ठीक है। इसको बनाया गया था कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, और इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया? चेन्नई में लाके, मतलब वहाँ से इसको चला के लाए होंगे कोलकाता से, ठीक है कि नहीं, और यहाँ पर चेन्नई में इसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शांति बिल को। देखो सुप्रीम कोर्ट में ये प्रशांत भूषण है। प्रशांत भूषण आपको पता है कि ये कांग्रेस के ही लॉयर हैं, तो ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। एक पिटीशन फाइल की गई थी, एक पूर्व IAS ऑफिसर थे EAS शर्मा, कह रहे कि इसे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी न्यूक्लियर पावर से। देखो इतने तो थर्मल पावर प्लांट्स में एक्सीडेंट्स हो चुके हैं जब से न्यूक्लियर पावर आई है, वर्ल्ड में हुए हों, चाहे वो जापान का हो चाहे वो यूक्रेन का हो, ठीक है। लेकिन इंडिया में एटलीस्ट ऊपर वाली की कृपा से इस तरह का कोई नहीं हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट में अटैक, मतलब एक्सीडेंट वगैरह। तो इन्होंने ये बोला है IAS साहब ने कि देखो शांति एक्ट जो तुम ला रहे हो ना, इससे प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन कंपनीज को न्यूक्लियर पावर ऑपरेट करने की परमिशन मिल जाएगी इंडिया में, प्राइवेट कंपनियों को, ठीक है। अब इससे क्या है, इनकी जो लाइबिलिटी थी, जो न्यूक्लियर सिविल लाइबिलिटीज़ एक्ट था इंडिया का 2010 का, उसमें प्राइवेट सेक्टर की ही पूरी लाइबिलिटी हुआ करती थी कि अगर कुछ भी होता है तो जो इक्विपमेंट सेंड कर रहा है इंडिया में उसकी लाइबिलिटी थी, जो ऑपरेट करेगा उसकी लाइबिलिटी होती प्राइवेट वाले की। इसमें इसकी इस लाइबिलिटी को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो इसी पर सुनवाई चल रही थी। तो हमारे जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी, उन्होंने कहा देखो भाई, हमको एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। एक्चुअल विजिबल टेंजिबल नेशनल इंटरेस्ट, मतलब जो हमारा भारत का नेशनल इंटरेस्ट है ना, वो हमें दिखाई दे रहा है, उसकी जगह पे हमें एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना है। और दूसरी तरफ हमारा क्या है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, हाइपोथेटिकल कुछ नुकसान हो जाए, तुम ख्याली पुलाव बना के बैठे हो कि ये नुकसान हो जाएगा वो नुकसान हो जाएगा, तो नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस लॉसेज में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। अब देखो इसको ऐसे समझना कि देखो भले ही ये हाइपोथेटिकल लॉस है, लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर ब्लास्ट हो गया, एक बार भी अगर एक्सीडेंट भी हो गया, कुछ भी हो गया एटलीस्ट, देन मिलियंस ऑफ पीपल विल डाई। तो नेशनल इंटरेस्ट अपनी तरफ है, लेकिन ये लॉस भी अपनी तरफ है, ये भी हमको देखना है। प्लस जो इंडिया का नया लॉ आया है उसने, तो ये मैं बता दिया हूँ, प्राइवेट ऑपरेटर्स की अबिजमली लो लाइबिलिटी कर दी है, ठीक है। और सूर्यकांत जी ने ये भी बोला है कि न्यूक्लियर पावर को लाना इंडिया की नेसेसिटी है। क्यों? क्योंकि हम देखो, अगर हम न्यूक्लियर पावर को नहीं लेके आएंगे तो हम अपनी बिजली की जो रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं उनको कैसे पूरा करेंगे? कोयले को तुम अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। जंगल को काट के तुम लकड़ियाँ यूज़ नहीं करने दे रहे हो। गैस की तरफ हम जा नहीं सकते। कोयला हो गया, गैस हो गया, बायो ये जो फ्यूल है ना, जो फॉसिल फ्यूल है, इससे हम दूर हट रहे हैं नेट जीरो करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो अपन लोग क्या करेंगे? तो अभी इस पर देखो सुनवाई चलेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या लेके आता है फैसला, उसको हम जानेंगे आगे चल के। ये लड़की बहन स्कीम थी महाराष्ट्र सरकार की, ये फ्री में पैसा बांटते हैं, मतलब सारी ही सरकार है एक तरह से, वोट खरीदने का है, वुमेन्स का वोट खरीद लो। अब ये 1500 रुपये महीने देने का है वुमेन्स को, एलिजिबल वुमेन को। तो महाराष्ट्र की सरकार ने ये बोला है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, फिजिकल स्ट्रेन हो रखा है, स्टेट के फाइनेंसेस खराब हुए पड़े हैं, चाहे कर्नाटक के ले लो, चाहे हिमाचल प्रदेश के ले लो, चाहे महाराष्ट्र के ले लो, ठीक है, किसी भी स्टेट के ले लो, हवा खराब हुई पड़ी है, लेकिन फ्री में बांटेंगे इन द नेम ऑफ वेलफेयर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 8 चीता और आएंगे हमारे कहाँ से? बोत्सवाना से। अभी रिसेंटली मैंने बताया था 38 हो गए थे नंबर ऑफ चीताज इन इंडिया। मैं बता दूं आपको कहाँ कहाँ से। पहले नामीबिया से आए थे 8, इसमें से 5 के करीब तो वैसे ही मारे गए थे कॉलर वॉलर के चक्कर में। साउथ अफ्रीका से 12 आए थे, टोटल 20 हो गए थे हमारे यहाँ। इन्हीं में से आधे तो 10 तो मर गए थे, बाकी के बचे 10 ने बच्चे अच्छे पैदा किए, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 38। बहुत ही सक्सेसफुल मिशन रहा था ये रिलोकेट का। नामीबिया से ले आए और साउथ अफ्रीका से ले आए, अब हम बोत्सवाना से लाने वाले हैं। तो ये चीता ट्रायंगल बन जाएगा एक तरह से, चीता ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आसपास की ही कंट्रियाँ हैं और आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ओकावांगो डेल्टा भी पड़ता है, ओकावांगो डेल्टा, ये भी याद रखना, ओके। ये याद रखिएगा, ये कंट्री सदर्न अफ्रीका में पड़ती हैं। आई होप आपको ये चीज़ याद रहेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चाइना और रशिया ने बोला है कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले थम जाओ, मत लड़ो। हुआ ये है कि ये जो बागरम एयरबेस है, ये बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरबेसेस ऑफ यूएसए हुआ करता था। 2021 में ये लोग भाग गए यहाँ से, और ये बागरम एयरबेस को छोड़कर यहाँ पर $70 बिलियन, समझ लो, इतना तो हमारा जो डिफेंस बजट है एक साल का, इतने के हथियार यहाँ पर छोड़ गए। अब
उस टाइम पे तो जो बाइडन था तो उसने तो कह दिया कि भैया हम निकल रहे हैं यहाँ से, लेकिन अब ट्रंप चाहता है कि बागरम एयरबेस हमें मिल जाए। इसके लिए ये पाकिस्तान को इन्होंने अपना उसकी तरह, किसकी तरह, मतलब जो टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, टॉयलेट पेपर। ये खुद ही बोल चुके हैं इसको अपने मुंह से, ठीक है। तो पाकिस्तान से बुलाया कि हमको बागरम एयरबेस चाहिए ही चाहिए। तो आए दिन ये लोग क्या करते हैं ना, अटैक करके सिविलियंस को मार देते हैं। जब सिविलियंस को मारेंगे तो अफगानिस्तान वाले भी अटैक करेंगे, तो वही सीन चल रहा है। अभी रिसेंटली इन्होंने अटैक किया, सिविलियंस को मार दिया। अब यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये इधर से अटैक करते रहते हैं। अब इनकी लाइन को डूरंड लाइन कहते हैं, इनकी बाउंड्री को ध्यान रखना इसको। अब अफगानिस्तान वालों ने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, ये है। तो बागरम एयरबेस की अगर आप लोकेशन देखो तो जो इनकी जो काबुल है ना उसके बहुत पास है, ठीक है। अब जैसा वेनेजुएला में यूएसए ने किया वैसा ही यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अगर बागरम एयरबेस में पूरी सरकार को ही उठा के ले जाएंगे ये लोग यहाँ से। अब आप यहाँ से देखो तो पाकिस्तान वाले भी अटैक कर करके यहाँ पे, मान लो बागरम एयरबेस है तो यहाँ से जैसे ये लैंड कब्जा रहे हैं ना, इधर से यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएँ, या यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएँ, या यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएँ, कैसे भी करके लैंड कब्जा के एक कॉरिडोर बना देना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक का, कि पाकिस्तान से एक्सेस मिलेगा बागरम एयरबेस का यूएसए को। तो उसके चक्कर में ये नौटंकी चल रही है। अब इंडिया वाले जो न्यूज़पेपर है वो पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करते हैं, वैसे ऐसी हेडिंग लिखेंगे जिससे साफ साफ लोगों को वैसे तो समझ में नहीं आता है कुछ भी, और उल्टी सी हेडिंग लिखते हैं एकदम। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ ऐसी बढ़िया बढ़िया हेडिंग लिखेंगे। देखो, आप पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की बेचारी की लड़ाई हो गई, पहले ये दोस्त हुआ करते थे और अब ये ओपन युद्ध हो गया है इनके बीच में। यहाँ पर भी देखो, तालिबान की वजह से, टेररिज्म की वजह से जो है पाकिस्तान ने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इंडिया के केस में नहीं लिख रहे थे, जब ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हम कर रहे थे, बड़े मतलब अगर ये न्यूज़पेपर्स अगर एग्ज़ाम के लिए ना पढ़ने हो ना तो मैं आग लगा दें अखबारों में, ऐसे हम पढ़ें भी ना, सही बताएं तो। अब इसको समझ लेते हैं। देखो, पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर था ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, इसने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने खुद से कह दिया है कि 274 लोग तो मारे ही गए हैं अफगानिस्तान के, और अफगानिस्तान वाले बोल रहे हैं कि इंडिया जो पाकिस्तान के कई सारे लोग मारे गए हैं। तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया है गजब लिल हक, इसको याद रखिएगा, इसका मतलब है राइजियस फ्यूरी। और इन्होंने अफगानिस्तान को एक्यूज़ कर दिया था कि तुम अब जो टीटीपी को ना यूज़ करके हमारे यहाँ अटैक करवा रहे हो, कंट्रोल नहीं कर रहे हो। प्लस अफगानिस्तान को बोल दिया है कि तुम इंडिया के सहारे पे नाच रहे हो, है ना। तो इनको तो बहाना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया है कि तालिबान ने 2021 में वो कब्जा कर लिया था ना, यूएसए वाले भाग गए थे, तो पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ था, वाह जी वाह, उम्मा लौट आया, इस्लाम की जीत हो गई। अब इनकी हालत ख़राब हुई पड़ी है। अक्टूबर 2025 में भी इसी तरह की हरकत करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, तब इसमें सीज़ फायर एक मीडिएट करवा दिया था कतर और टर्की ने मिलकर, लेकिन अब फिर से वही इश्यू हो गया है, अब फिर से लड़ाई चल रही है। अगर लार्जर जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो ये है इंडिया, ये इंडिया के नेबरहुड में ये चीज़ें हो रही हैं। हम अपने नेबरहुड में नहीं चाहते कि आग लगे, क्योंकि पड़ोसी का जब घर जलता है तो हमारे घर में भी आग लगने की संभावना पूरी की पूरी रहती है, ठीक है। लेकिन दुनिया चाहती है कि ये जो रीजन है ना, ये यहाँ पर आग लगती ही रहे, जिससे कि इंडिया ग्रो ना कर पाए। तीसरी बात, यूएस ने बोल दिया है कि इजराइल की जितनी भी एम्बेसी में हमारे यूएसए के लोग हैं तुरंत घर आ जाओ वापस। क्यों? क्योंकि ईरान पे ये अटैक करेंगे, ईरान को गुस्सा आएगा, ईरान क्या करेगा, इनके बेसिस पे अटैक करेगा, प्लस इजराइल पर बम मारेगा, ठीक है कि नहीं। अब कब तक बचा पाएंगे इजराइल वाले अपने आप को, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, मार्क कार्नी इंडिया में आ गए हैं। देखो, ये 27 फेब को आए थे, इनकी ये रहेंगे हफ्ते भर, 3-4 दिन इंडिया में रहेंगे, 27, 28, 29, 28, 1 और 2 मार्च को ये मिलेंगे मोदी से। तब जाके कोई बातचीत सामने आएगी कि किस किस चीज़ पे बात होनी है, तभी हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी समझ लो कि आया हुआ है, यूरेनियम से लेके एआई तक बहुत सारे वो साइन किए जाएंगे इसमें। देखो, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है, और हमने भी दिखाने के लिए कि देखो हम भी चुप नहीं बैठे हैं, हमने अपनी एक्सरसाइज वायु शक्ति लॉन्च कर दी है ना। इंडियन डिफेंस एयर फोर्सेज ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे तो बहुत अपना शौर्य दिखाया। अब राजस्थान के पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति लॉन्च कर दी है, हमारी प्रेसिडेंट भी है वहाँ पे। तो ये देखो जादू दिखा रहे हैं, ये आग लगाने के लिए है ना, रेड फॉस्फोरस, पता नहीं क्या क्या फेंकते हैं ये, इट्स नाइस। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू जीडीपी सीरीज लॉन्च कर दी गई है। इसमें बेस ईयर 2011-12 से हटा के 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, 2022-23 कर दिया गया, इसको याद रखिएगा। अब देखो, 2011-12 बेस ईयर को अगर ध्यान में रखा जाए तो 2024 में हमारी जीडीपी 9.2% ग्रो की थी, 25 में 6.5 और 26 में 7.4% हमारी ग्रो की थी। अब नई सीरीज़ के हिसाब से अगर इसको चेक करें तो देखो, 2024 की जीडीपी ग्रोथ में कमी आई है, 25 की में बढ़ोतरी आई है, और 26 की भी बढ़ गई है। नई सीरीज़ के हिसाब से 2000 जो फाइनेंशियल ईयर निकल के गया है उसमें 7.6% हमारी जीडीपी ग्रोथ करी है। अब क्वेश्चन इसमें यूपीएससी में ये पूछ लेंगे कि नई जीडीपी सीरीज़ के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट में केवल कमी आई है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल बढ़ोतरी हुई है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। जाहिर सी बात है, ऊपर नीचे हुआ है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा।
दूसरा क्वेश्चन बनेगा बेस ईयर का। देखो जनवरी 2015 में हमने 2004-5 जो बेस ईयर था उसको हटा के हमने क्या कर दिया था, 2011-12 कर दिया था, ठीक है। अब चेंजेस क्या क्या हुए हैं। जो नई जीडीपी सीरीज है डज नॉट यूज सिंगल डिफ्लेटर मेथड। जो जीडीपी डिफ्लेशन के लिए डिफ्लेटर मेथड यूज करते हैं ना, तो इसमें डबल डिफ्लेटर मेथड यूज किया जाता है। ये आप इकोनॉमी में पढ़ सकते हैं जाके, ठीक है कि नहीं। और नेक्स्ट हम बात कर लें सम अदर चेंजेस क्या क्या है। डबल डिफ्लेशन दे रखा है, इसको देख लेते हैं। एडजस्टिंग इनपुट्स एंड आउटपुट्स, केवल इनपुट्स को नहीं, आउटपुट्स को भी हम लोग इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, तो उसको डबल डिफ्लेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। केवल इनपुट्स के हिसाब से करें तो सिंगल डिफ्लेशन मेथड है, दोनों को मिला के कर लेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। अदर चेंजेस क्या हुए हैं नई सीरीज में, इंक्लूड क्या क्या किया गया। देखो जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना जीडीपी देने के लिए, उसमें नए सोर्सेज हमने डाटा के लिए ऐड किए हैं, जिसमें क्या क्या हमने लिया है, जीएसटी का भी डाटा इंक्लूड किया जाएगा। ई वाहन, गाड़ी वगैरह कितनी बेची जा रही, खरीदी जा रही हैं। एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर्स एंटरप्राइजेस, जो सेक्टर्स ऐसे हैं जो इकोनॉमी में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है उनको भी लेंगे। देखो ये PSL जो PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पहले से भी रहता था, अदर्स भी रहते थे, मॉस्पी का डाटा वगैरह लेते थे, एक्सपेंडिचर का डाटा लेते थे, ठीक है। एक सेकंड देना। ओके देखो और आगे देख लेते हैं और सेक्टर्स में क्या क्या चेंज आया ये पूछा जा सकता है। पहली चीज़ तो ये पूछी जा सकती है डबल डिफ्लेशन मेथड की। दूसरी चीज़ ये पूछी जा सकती है कि डाटा हमने ज़्यादा लिया है। तीसरी चीज़ ये पूछी जा सकती है, देखो प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर आता है, लाइव स्टॉक आता है, फॉरेस्ट्री आती है, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग आती है, ठीक है। इसका शेयर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, 6.1% से इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। 2023-24 का अगर देखें तो 4.5% से हुआ है। 2024-25 में 4% से इंक्रीज़ हुआ है। मतलब मान लो एग्रीकल्चर का 4% रहा होता है तो इसका 6% इंक्रीज़ कर दिया है, नहीं समझे। जैसे कि मतलब 4.024% हो गया होगा एग्रीकल्चर का शेयर, ठीक है कि नहीं, ऐसे करके अगर 4% रहा हो तो। नेक्स्ट अगर देखो सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, जिसमें सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग आती है, कंस्ट्रक्शन आता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है और चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसका सेक्टर थोड़ा सा स्मॉलर हुआ है, कम हुआ है, कितने कितने परसेंट से, 2.1, 3.1 इतने परसेंट से प्रीवियस ईयर्स का देखें तो 22-23, 23-24, 24-25 में देखें तो। प्लस जो टर्शियरी सेक्टर है ना, सर्विसेज सेक्टर जिसको बोलते हैं, उसका भी स्मॉलर हुआ है। इस चीज़ को देखना, केवल और केवल प्राइमरी सेक्टर का इंक्रीज़ हुआ है, बाकी के सारे सेक्टर्स का कम हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इस आर्टिकल को फॉलो भी करना है आपको। आगे आने वाले समय में इस पर अपडेट्स आती रहेंगी तो उसको हम लोग देखते रहेंगे। एक सेकंड रुकना। आई होप, अरे यार ये रिकॉर्ड करता रहा था क्या लैंडलॉर्ड का फ़ोन आ गया था रेंट के लिए। ओके, ये नई जीडीपी सीरीज है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं और इसको मैंने इसलिए कवर नहीं किया है। इट्स नॉट दैट, इसमें बस यही बताया गया है कि जो 2025-26 में हमारी ग्रोथ रेट 7.4% बताई गई थी उसको बढ़ा के 7.6% कर दिया गया है, ठीक है। यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको कवर नहीं किया है। इस आर्टिकल को और देख लेते हैं। इसमें ये बोल रहे हैं भाई साहब कि जो इंटरनेशनल लॉ है ना वो मरा नहीं है, फोमम भले ही चला गया है पर मरा नहीं है। और ये कहना चाहते हैं मतलब रेजिलियंट है, अच्छा है। कुछ चेंजेस आए हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी बातें समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि टेंशन बढ़ती जा रही है यूएस और ईरान के बीच में, इससे डिबेट शुरू हो गई है कि इंटरनेशनल लॉ खत्म तो नहीं हो गया है। प्लस ये आर्गूमेंट इंटरनेशनल लॉ डेड है, ये कब शुरू हुआ था, रशिया ने जब इन्वेट कर दिया था ना यूक्रेन को, प्लस इसराइल ने हमास को मारना शुरू कर दिया था, प्लस ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, ठीक है कि नहीं। तब ये डिबेट स्टार्ट हो गई थी कि अब इंटरनेशनल जो है लॉ मर चुका है बुरी तरह से। प्लस कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने भी बोल दिया था ग्लोबल ऑर्डर रप्चर हो चुका है, फट गया है बीच में से, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी कहानियाँ शुरू हुई थी। यूज़ ऑफ फोर्स की बात कर लेते हैं। ये जो कंट्री दूसरे कंट्रियों पर फोर्स यूज़ करते हैं तो इसकी मना कर रखी है। जो यूनाइटेड नेशंस के लॉज हैं उसमें अगर देखो आर्टिकल 2.4 कहता है कि इट प्रोहिबिट्स थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप फोर्स का यूज नहीं कर सकते, इसकी मना करता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन 1970s में जब ऑयल क्राइसिस वगैरह चल रही थी तब एक इंटरनेशनल लॉयर हुआ करते थे थॉमस फ्रैंक नाम के, उन्होंने कह दिया कि आर्टिकल 2.4 जो फोर्स का यूज़ करने के अपन लोग मना करते रहते हैं ये मर चुका है, ठीक है कि नहीं। ये और किसकी वजह से मरा है, कोल्ड वॉर राइवलरी का इसके बारे में बताया था कि सोवियत अफगान वॉर हो गए, फॉकलैंड वॉर हो गए। फॉकलैंड आप जानते हो आइलैंड्स हैं साउथ अमेरिका में, ये यूके वैसे तो इनको कंट्रोल करता है लेकिन इसका जो अर्जेंटीना है वो इसको क्लेम करता है। इन्हीं के बीच में युद्ध हुआ था 1982 में और यूके जीत गया, तो भाई अभी तक ये फाकलैंड आइलैंड्स यूके के पास हैं। गल्फ वॉर हुआ, इराक, सीरिया, लिबिया, ये सारे वॉर होते रहे, तो इन्होंने कहा कि यूज़ फोर्स का होता ही रहता है यार, ये जो है मानेंगे नहीं। और फिर आगे ये कहते हैं कि इतना यूज़ होने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ये जो आर्टिकल है 2.4 ये मर चुका है, ये लॉ अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कंटिन्यू तो कर ही रहा है, तो मानो न मानो ये वाली बात आ जाती है इसमें।
टुडे की अगर बात करते हैं, आज का जो आर्टिकल 2 का जो ब्रीच करते हैं वो अलग है पहले के ब्रीच करने से। पहले क्या हुआ करता था, जो ताकतवर कंट्री हुआ करती थी वो अपनी ताकत दिखाने के लिए इंटरनेशनल लॉज का यूज़ करके अटैक कर देती थी, जैसे इराक पे अटैक हो गया, ये सारे हमने कोल्ड वॉर के दिखाए हैं। आज के समय में क्या होता है, आज के समय में जो ताकतवर कंट्रियां हैं वो पॉपुलिस्ट अथॉरिटेरियनिज्म का यूज़ कर रहे हैं। मतलब उनकी कंट्री के लोगों का उनको सपोर्ट है, जैसे ट्रंप को यूएसए के लोगों का सपोर्ट है और वो उनको खुश करने के लिए इस फोर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, और फिर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये कहना चाहते हैं, इट इज़ दिस राइजिंग पॉपुलिस्ट अथॉरिटेरियनिज्म दैट पोजेज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू इंटरनेशनल लॉ, ठीक है कि नहीं। कह रहा है कि जो पॉपुलिस्ट मतलब लोगों को खुश करने के लिए जो अटैक कर रहे हैं, इसकी वजह से इस लॉ को थ्रेट आ रहा है ना। और प्लस यूएन की भी बात कर रहे हैं कि यूएन का चार्टर अभी भी बहुत अच्छा है, सेंट्रल पिलर है, क्रिटिकल पिलर है, ये खड़ा हुआ है ना। प्लस और भी कह रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है वो केवल और केवल ये युद्ध और इसके क्षेत्र में ही सीमित नहीं है, और भी इंटरनेशनल लॉ हैं, जैसे हाई सी ट्रिटी हो गई, पैंडेमिक एग्रीमेंट हो गए, WTO हो गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप देख लो UNFCC इस टाइप की चीज़ें हो गई। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं युद्ध के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ डामाडोल हो रहा है, अदरवाइज बाकी के क्षेत्र में अच्छे से काम कर रहा है। तो जस्ट याद रखो कि इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट डेड बट इट इज़ रेजिलियंट। ये PDF मैं इस न्यूज़ टू नोट्स टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप सर्च करेंगे @न्यूज़ टू नोट्स, आपको चैनल मिल जाएगा, और या फिर आप इसको स्कैन कर लो तो आप वहीं पहुंच जाओगे। थैंक यू, सब्सक्राइब टू माई चैनल।